Hello everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So all my dear students, today I will discuss the physics class 8 ICSE board. The name of chapter is force and pressure. तो बहुत जल्दी हम लोग को कवर करना है सारे चैप्टर्स को, क्योंकि अब आप लोग का यूटी थर्ड स्टार्ट होने वाला है और आप लोग का सेकेंड टर्म स्टार्ट होने वाला है। तो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि सारा का सारा जितना प्रीवियस वीडियो है वो सब फटाफट हम लोग पढ़कर क्लियर कर दें। तो चलो विदाउट वेटिंग टाइम आज हम लोग को स्टार्ट करना था। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हम लोग पढ़ चुके थे बेटा, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि व्हाट इज़ अ टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट क्या होता है एक बार फिर से आप लोग देख लो। ओके, तो देखो क्या बताया था मैंने। हाँ, वी हैव सीन मैनी सिचुएशन इन अवर डेली लाइफ। हम लोग अपने डेली के लाइफ में बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन को देखते हैं। लाइक सम बॉडीज़ आर नॉट फ्री मूव बट दे आर पाइवट एट सम पॉइंट। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी जो है इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो एक तरफ से जुड़े हुए होते हैं और मूवमेंट नहीं कर पाते, है ना, ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाते सुटेबल पॉइंट से। देन बिगिन मूव टू पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल आप देखते हो अपने रोज़मर्रा के दिनों में। जैसे कि आप लोग मॉल वगैरह में जाते हो ना, तो वहाँ का डोर को देखा आप लोगों ने, एक तरफ से फिक्स होता है, उसको पुश किया पुल किया तब वो क्या होता है, खुलता और बंद होता है ना। तो एक एक्सेस पे वो फिक्स है, जहाँ पर वो रह कर एक एक्सेस पर वो टिक करके ही रोटेशन कर रहा है। ठीक है, द एक्सेस थ्रू विच एज बॉडी टर्न इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो जिस एक्सेस पे रह करके वो जो है क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ रोटेशन। ठीक है, सो टर्निंग इफेक्ट जो है फोर्स का, वो रिजल्ट है मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ नॉट फ्री टू मूव इन स्ट्रेट लाइन बट इट पाइवटेड एज पॉइंट अबाउट विच इट कैन टर्न। ठीक है, सो टर्निंग इफेक्ट एक तरीके का फोर्स है, एक रिजल्ट है फोर्स का, जो कि उस मूवमेंट को शो करता है। जैसे कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है जो फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, जो स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, लेकिन बस वो क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल सी सॉ देखा है आप लोगों ने, झूला आपने झूला ही होगा, ये वाला झूला आपने सबने झूला होगा, हमने भी झूला है ना, सबने झूला होगा। तो आपने देखा है बच्चों के इस झूले में क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है ना, ये वाला हमारा सेंटर पॉइंट है, और दोनों साइड के ईच साइड, ये जो अलग अलग साइड होते हैं वहाँ पर जो है बच्चे बैठते हैं, उस पर सिट होते हैं और स्विंग होता है, फिर वो ऊपर नीचे बैलेंस करके ऊपर नीचे होता रहता है ना। सो अनदर एग्जांपल आप देखोगे, फोर्स इज अप्लाइड इन नॉब डोर। ठीक है, डोर पे जो है नॉब किया उसको तो स्विंग हुआ अबाउट द हिंज पे। ठीक है, ये जो मैग्नीट्यूड है, अप्लाइड द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स एंड प्राइवेट अफेक्ट द टर्निंग ऑफ बॉडी। तो वो क्या लाता है, मूवमेंट लाता है ऑब्जेक्ट की बॉडी में। जैसे सी सॉ में देखो कि ये पाइवट पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते। यहीं से जो है हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, टर्न होगा। अब वो क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी हो रहा है। अभी आप मोमेंट ऑफ फोर्स देखो, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को मोमेंट ऑफ फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी आप लोग याद रख लेना, है ना, कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को मोमेंट ऑफ फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी, कोई फोर्स रोटेट हो रहा है, अगर फोर्स रोटेट्स हो रहा है, वो बॉडी जो होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो दैट इज़ कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट। और अगर कोई बॉडी जो है, फोर्स जो है वो रिलेट कर रहा है बॉडी के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, है ना। ये जो आप लोग इसमें पढ़ोगे, तो देखो मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। मूवमेंट ऑफ फोर्स को मेज़र करने के लिए एक टेंडेंसी होती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना रोटेट कर रहा है अपने पाइवट पॉइंट से, यानी अपने फिक्स पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा रोटेट कर रहा है, उसी पॉइंट को हम लोग उसका बोलते हैं मोमेंट। इट प्रोड्यूस द फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसके डिस्टेंस की परपेंडिकुलर के एक्शन के बराबर होता है ये, है ना। फॉर एग्जाम्पल सी सॉ को देखो, आपने देखा है, इट कैन एक्ट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज भी काम कर रहा है और एंटी क्लॉकवाइज भी जो है मूवमेंट करता है। तो टर्निंग इफेक्ट यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा मल्टीप्लाइंग द फोर्स बाय डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखना कि कौन कौन क्या फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ फोर्स का। इसको हम लोग एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स तो लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट भी इसको बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना जो है अपनी जगह से मूवमेंट किया है, हटा है, डिस्प्लेस किया अपनी जगह को, तो मोमेंट ऑफ आर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, कई तरीके से इसको लिख सकते हैं, एम इक्वल टू एफ इंटू डी, जहाँ पर डी डिस्प्लेसमेंट है और एफ फोर्स है, या फिर मोमेंट ऑफ आर्म है, या फिर हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
अब देखते हैं ज़रा एसआई यूनिट क्या होता है भाई। एसआई यूनिट जो होता है मोमेंट ऑफ फोर्स का, ठीक है, एसआई यूनिट जो होता है मोमेंट ऑफ फोर्स का क्या होता है, देखो यहाँ पर मैंने लिख कर रखा हुआ है। एसआई यूनिट जो होता है मोमेंट ऑफ फोर्स का वो क्या होता है कि दैट इज़ द डिस्टेंस इज मीटर इज़ एसआई यूनिट। हमें पता है कि जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, उसको मीटर में नापते हैं हम। तो एसआई यूनिट मोमेंट ऑफ फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा, है ना। शॉर्ट जो है फॉर्म एज न्यूटन मीटर, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एनएम लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। सीजीएस यूनिट जो होता है मोमेंट ऑफ फोर्स का डाइन इंटू सेंटीमीटर होता है। सीजीएस मतलब आप लोग जानते हो, है ना, जानते हो सी से आप लोग। इसमें नोट करने वाली बात एक थी जो मैंने लिखी है यहाँ पर कि अगर फोर्स को मीज़र करना है ग्रेविटेशनल यूनिट में तो मोमेंट ऑफ फोर्स का एसआई यूनिट सिस्टम जो है वो केजीएफ में हो जाएगा, ठीक है। एंड सीजीएस का सिस्टम क्या हो जाएगा, जीएफ हो जाएगा, जीएफ सेंटीमीटर हो जाएगा। इतनी बात याद रखना। अगर हम ग्रेविटेशनल के बेसिस पे फोर्स को मीज़र करते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स को मीज़र करते हैं, तो उसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा भाई, केजीएफ मीटर हो जाएगा। एंड सीजीएस सिस्टम में उसका यूनिट हो जाएगा जीएफ सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? चलो इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर बेटा कुछ क्वेश्चन हैं आप लोग की बुक में, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल के बेसिस पे, तो आप लोग उसे सॉल्व करोगे। जितना सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल उतना ज़्यादा ईजी होगा आप लोग के लिए, है ना। जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाओगे उतना ज़्यादा ईजी होगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको उसे सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक गर्ल्स है वो अप्लाई करती है फोर्स 3 न्यूटन एंड हैंडल्स ऑफ डोर एंड डिस्टेंस 600 सेंटीमीटर फ्रॉम द हिंज ऑफ द डोर। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स। यहाँ से आपको मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स आपको यहाँ से निकालना है। यहाँ पर एक पेज था, ठीक है, चलो इसी पर दिखाते हैं करके एग्जाम्पल के तौर पर। क्या कह रहा है कि एक गर्ल फोर्स अप्लाई करती है, यानी हमें फोर्स पता है, कितना पता है फोर्स हमें, 3 न्यूटन फोर्स पता है हमें, है ना। हैंडल पे मतलब किसी कोई डोर है, दरवाजे का डोर है जिस पर वो फोर्स इतना अप्लाई कर रही है, 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही है। जिसमें डिस्टेंस कितनी दी हुई है, इसकी डिस्टेंस हमें दी हुई है 600। डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ फोर्स, हमें मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है भैया क्या फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ फोर्स का। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमको पता है क्या होता है भाई, फोर्स यानी F इंटू और डिस्टेंस लिख देते हैं, ठीक है, F इंटू डी लिख देते हैं डायरेक्टली। चलो फोर्स हमें कितना पता है, हमें 3 पता है, और डिस्टेंस हमको पता है कितना है 600। हम चाहें तो यहाँ पर भी हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं सेंटीमीटर में, क्योंकि भाई हमें यहाँ पर ये न्यूटन में दिया हुआ है, यानी मीटर में लाना होगा हमें, जबकि हमें यहाँ पर जो ये दिया हुआ है डिस्टेंस दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हमें पहले मीटर में कन्वर्ट करना होता है। चलो कन्वर्ट ही कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो हमें पता है कि हम मीटर से कहाँ जा रहे हैं, हम सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं, डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब ये मत पूछना बेटा किससे डिवाइड किया है मैम आपने, ठीक है, हम लोग किससे डिवाइड किए, 100 से डिवाइड किए, तो यहाँ पर कितना आया, 6 मीटर आया। तो 6 मीटर आ गया भाई। तो चलो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके बाद, तो 3 6 का कितना हो जाएगा 18, यानी हमारा आंसर आ जाएगा न्यूटन मीटर। हमको एक यूनिट को देखकर दूसरी यूनिट अपने आप ही पता चल जाएगी कि भाई एक न्यूटन में है, यानी कि मीटर में लाना है ना। कितना क्लियर हो गया। चलो अब देखो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इसी तरीके के बेसिस पे लगे हुए हैं सारे। कहीं भी कोई डाउट होगा आपको पूछ सकते हो मुझसे, सारा फॉर्मूला वही अप्लाई हुआ है, सब कुछ वही है, वही चीज़ है ना। तो चलो अब आते हैं प्रेशर पे। अब आपके प्रेशर की डेफिनेशन क्या कहती है भाई, चलो पहले बुक में देख लेते हैं। प्रेशर में क्या दिया है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर गिव अस एन आइडिया अबाउट द हाउ गैसेस एंड लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर। काइनेटिक थ्योरी जो थी मैटर की, उसने ये आइडिया दिया कि कैसे गैसेस को और लिक्विड जो है, जो गैसेस होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, वो प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, कैसे प्रेशर को लेते हैं। सो मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड और गैसेस आर स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन, वहाँ पर लगातार मोशन होता रहता है। इस प्रोसेस में कोलाइडल होता है, मतलब टकराते हैं मॉलिक्यूल आपस में उनके वॉल से, कंटेनर से, और उससे जो इस रिज़ल्ट होता है वो क्या उत्पन्न होता है, एक प्रेशर लगता है, ठीक है, एक प्रेशर लगता है। उस प्रेशर की डिफिनेशन आप लोग लर्न करोगे कि प्रेशर इज़ डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। मान लो कोई एरिया सरफेस है, ठीक है, कि मान लो ये कोई बॉक्स है, ठीक है। अब मान लो ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, कोई भी पार्टिकल, सॉलिड के, लिक्विड के, कुछ भी मान लो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। अब भाई क्या हो रहा है
कि जो है इनको लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं आपको पता है, टकराते हैं, कोलाइड करते लगातार, वो मूवमेंट करते रहते हैं, तो आपस में टकराएंगे जब ये एक बार से, यहाँ पर तो बहुत गंदा बन गया, ठीक है, जब ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, फिर ये इससे टकराएगा, फिर ये इससे टकराएगा, तो ये टकराव के साथ कुछ प्रेशर उत्पन्न होगा, ठीक है, एक प्रेशर एग्जर्ट होगा। उसी को हम लोग यहाँ पे नाम दिए हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है नॉर्मल एरिया पे, सरफेस पे, उसको हम लोग बोलेंगे प्रेशर। इसकी डेफिनेशन आप लोग इजी याद कर लोगे कि इट इज़ अ अमाउंट ऑफ फोर्स। ये प्रेशर जो होता है अमाउंट होता है फोर्स का जो एक्ट करता है पर यूनिट एरिया में, ठीक है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। मैथमेटिकली इसको हम लोग लिख सकते हैं P=F/A, जहाँ पर F आपका फोर्स है और A आपका एरिया है, यानी कितना फोर्स हम लोग किस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में कितना अप्लाई कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं उसका प्रेशर। टोटल फोर्स जो एक्ट करता है किसी सरफेस एरिया पे, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। थ्रस्ट में यहाँ पे भी अगर ऐसी कंडीशन आती है, अगर ऐसा चीज़ आता है, अगर आपको थ्रस्ट की वैल्यू दी हुई हो, तो आप थ्रस्ट की वैल्यू रखोगे फोर्स की जगह पे। अंडरस्टैंड? टोटल फोर्स एक्टिंग करता है गिवन सरफेस एरिया पे, तो उसको बोलेंगे हम लोग थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो इस दो तरीके से आप लोग इसको निकाल सकते हो, ठीक है। बुक में आपके इतना दिया नहीं है डीपली। चलो फिर देखो, प्रेशर जो है वो डिपेंड कहाँ कहाँ करता है, ये भी देख लो थोड़ा। तो प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स पे, एरिया पे, है ना, अपॉन फोर्स एंड एरिया। प्रेशर इंक्रीज़ होता है जब मैग्नीट्यूड जो होगा फोर्स का, थ्रस्ट का इंक्रीज़ करेगा, फिर एरिया कॉन्टैक्ट करेगा, डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। प्रेशर डिक्रीज़ करेगा, प्रेशर कब घटेगा, जब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स थ्रस्ट का डिक्रीज़ करेगा और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज़ करेगा, यानी और ये एरिया जो होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अंडरस्टैंड? ऐसा यूनिट जो होता है प्रेशर का न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर को पास्कल भी लिख सकते हैं। अभी आप लोग पास्कल का लॉ पढ़ोगे आगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग पास्कल क्यों लिखते हैं। तो पास्कल का शॉर्ट फॉर्म होता है PA, तो आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। यहाँ पर देखो मैंने एक डायग्राम भी एक मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ है कि एक बैग है जिसका वेट जो है वो 200 न्यूटन है, जिसको रखा गया है वुडन प्लैंक में सच दैट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द 10 मीटर स्क्वायर, उसका एरिया इतना दिया गया है। तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो प्लैंक, तो हमें जो पहले दिया गया, सबसे पहला चीज़ होता है, जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं सबसे पहला चीज़ होता है कि हमें जो मालूम है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमें गिवन क्या क्या है भाई, हमको फोर्स पता है 200 न्यूटन लग रहा है, एरिया पता है 10 मीटर स्क्वायर है, पास्कल हमें निकालना है, यानी प्रेशर निकालना है हमको। प्रेशर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, F/A कर देंगे, सीधी सी बात है। तो F/A करेंगे तो हमारा ये कैंसिल हो गया और न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर क्लियरली आ जाएगा। अंडरस्टैंड? बस फॉर्मूला लर्न करना है, कुछ भी नहीं है ज़्यादा इसमें, ओके। कुछ भी ज़्यादा नहीं है इसमें। उसके बाद देखो प्रेशर टू लिक्विड है आपका, प्रेशर टू लिक्विड। प्रेशर टू लिक्विड में क्या है हमारा, चीज़ को हम लोग देखेंगे। पहले मैं देख रही हूँ कि इसमें पेज नंबर 5, हाँ इसमें और भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखो एक और क्वेश्चन देखो, इससे क्वेश्चन लगाओगे ना उतना ज़्यादा आप लोग के लिए क्लियर होगा कि एक ब्रिक है जो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 10 सेंटीमीटर चौड़ा है, 5 सेंटीमीटर थिक है, उसका वेट 15 न्यूटन, ठीक है। सो इट कीप द ग्राउंड, उसको ग्राउंड में रखा गया है और उसका इतना एक्ट जो है वो कांटेक्ट कर रहा है ग्राउंड पे। तो उसका अमाउंट ऑफ प्रेशर निकालना है हमें कि कितना वो ग्राउंड पे लगा रहा है। सबसे पहली बात हम लोग को जो दिया है वो नोट डाउन करना है। फोर्स हमें दिया है 15 न्यूटन, हमें एरिया दिया है, कितना दिया है 20 × 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले ये सेंटीमीटर में है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें दिख गया है कि यहाँ पे फोर्स न्यूटन में दिया हुआ है, तो इसको भी यानी कि मीटर में लाना पड़ेगा, तभी तो न्यूटन मीटर आएगा। तो इसको मीटर में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड किया तो हमारा 1/100 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। इसको काट को देखोगे तो आप, उसके बाद हमको करना क्या है, फॉर्मूले की जगह पे तुरंत रख देना है P=F/A, जहाँ फोर्स हमारा 15 न्यूटन है और अभी हमने एरिया निकाला 1/100 स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। 15 न्यूटन है, इसको 100/1 को पलट दिया तो 15 का मल्टीप्लाई 100 में हो गया और 1500 पास्कल हमारा आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड? यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए कि एक ब्रास है, जो एक ब्रास का स्टैचू है जिसका वेट लगभग इतना न्यूटन है।
है ना, जो एग्जर्ट कर रहा है प्रेशर इतना, यहाँ देखो प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमें एरिया निकालना है। तो जो जो दिया है वो नोट कर लिया। यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला रखो आप लोग, फोर्स अपॉन में एरिया, और यहाँ से एरिया निकाल लो आप लोग। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन में प्रेशर, जस्ट उल्टा, है ना। यहाँ से 0 कैंसिल हुआ, इसका डिवाइड करोगे 0.2 हमारा आंसर आ जाएगा एरिया। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया, है ना। तो आपको पता है, आपको चॉन पॉइंट अपनी चीज़ है कि जो सॉलिड होता है उसमें प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज़ करता है और डिक्रीज़ करता है बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द सॉलिड इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड। यानी ग्राउंड में, किसी भी ग्राउंड में जो है वो सॉलिड के या लिक्विड के हम लोग का जो चेंजेस हो रहा है वो उसके प्रेशर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करवाएगा। एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल ले लो, एक शार्प, एक जो है नोकीला सा चोखीला सा नाक आप लोग चाकू ले लो, है ना, और उससे देखोगे आप लोग के बहुत तेज़ी से कटता है सामान ना, प्याज काट लो, ये काट लो, वो काट लो, आलू काट लो, बहुत तेज़ी से कटेगा। अब आप एक बहुत मरियल सा चाकू ले लो जिसका एंड ब्लंट हो, मतलब एकदम ठीक से काम ना कर रहा हो, तो उसको आप लोग घिसते रहोगे घिसते रहोगे घिसते रहोगे और वो कटेगा ही नहीं, है ना। तो ये एग्जाम्पल है हमारा प्रेशर का, यानी कि जहाँ पर एरिया क्या हुआ, देखो शार्प नाइफ जो है इसका एरिया जो है, शार्प एकदम नुकीला सा नाखून है, उसको कट कर रहा है इजीली, और जिसका एरिया बढ़ा हुआ है वो जो है ठीक से काम ही नहीं कर रहा, उसे प्रेशर हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। तो सॉलिड में प्रेशर जो होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स हेंस इट्स डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ लगता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो सॉलिड में प्रेशर एग्जर्ट होता है वो नीचे की तरफ लगता है, अंडरस्टैंड। एंड इन फ्लूइड प्रेशर, इन फ्लूइड प्रेशर में एक्ट करता है सभी डायरेक्शन में, मतलब इधर उधर यहाँ यहाँ। लिक्विड में क्या होगा कि जो प्रेशर अप्लाइड होगा वो सारे डायरेक्शन में इक्वली काम करेगा, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, लेफ्ट राइट, ठीक है, हर साइड में। सो डेट होल्ड देम एंड ऑब्जेक्ट एंड इमर्स इन देम, इसी वजह से ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें आसानी से डूबा रहता है। इसी के बेसिस पे आपको पता है, आपको पास्कल का लॉ पढ़ना है। अभी देखना है मुझे बुक में क्या, आपके बुक में क्या दिया है, देखो वही चीज़ है बुक में भी, ठीक है, बुक में भी वही चीज़ है, सब कुछ वही है। इसके बाद आपको एक्टिविटी इतनी सारी दी हुई है। हाँ, अब हम लोग को पढ़ना है पास्कल का लॉ। पास्कल का लॉ जो बुक में है आपके, वही मैंने भी यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने इजी भाषा में लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू पास्कल, पास्कल एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया इनके अकॉर्डिंग इफ़ प्रेशर इज़ अप्लाइड इन एनी पॉइंट ऑन एन इनक्लोज लिक्विड, अगर किसी एक पॉइंट पर, किसी बंद लिक्विड में, ठीक है, किसी बंद कंटेनर के लिक्विड में अगर हम किसी एक पॉइंट पर प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो वो ट्रांसमिटेड होगा इक्वली इन ऑल डायरेक्शन एंड एक्ट एट राइट एंगल्स टू द सरफेस ऑफ द कंटेनर। अंडरस्टैंड? नहीं समझे? फिर से सुनो। अकॉर्डिंग टू पास्कल, पास्कल ने ये बताया कि अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे किसी एक पॉइंट पर किसी इनक्लोज लिक्विड में तो वो इक्वली सारे डायरेक्शन में जो है एग्जर्ट करेगा, राइट एंगल पे, सरफेस पे, कंटेनर पे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने जो बनाया है, यहाँ पर फिर से बना कर दिखाती हूँ। देखो, मान लो ये कोई ये बर्तन है, कंटेनर है जिसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है। अब किसी एक पॉइंट को हम लोग डिनोट कर देते हैं, अगर उस पर लगने वाला प्रेशर जो होगा सभी डायरेक्शन में सेम होगा, ठीक है, उस पर लगने वाला प्रेशर इधर भी, राइट लेफ्ट सब जगह क्या होगा, सेम होगा किसी एक पॉइंट पर। यानी कि हम लोग कह सकते हैं P1, P2, P3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा P, यानी ये लगने वाला प्रेशर जो है P के बराबर होगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल आप समझो बैलून से। आप एक बैलून ले लो, है ना, बैलून ले लो और हर जगह से उसको होल कर दो, बैलून में पानी भर लो, ठीक है, बैलून कंटेनिंग वाटर, बैलून में पानी भर लो, वाटर इनसाइड द बैलून, और उसमें देखोगे आप लोग जब उसमें छेद कर दोगे तो जो पानी निकलेगा, भले ही आप छेद थोड़ा छोटा बड़ा करो लेकिन प्रेशर सब पे सेम ही लगेगा, मतलब सारा प्रेशर का डायरेक्शन जो होगा वो सेम होगा, प्रेशर एग्जर्ट सेम करेगा। अंडरस्टैंड? ओके, इतना ही था हमारा पास्कल का लॉ। तो पास्कल ने ये बात बताई थी। अब ज़रा देखो, आपकी बुक में भी यही चीज़ दी हुई है ना, आपकी बुक में भी सेम वही चीज़ दी हुई है। तो अब एप्लीकेशन क्या है इस लिक्विड प्रेशर की, जो पास्कल ने लॉ बताया था, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है। सबसे पहला देखो, एज अ प्रेशर ड्यू टू लिक्विड इंक्रीज विद डेप्थ, डीप सी डाइवर्स हैव wear specially designed suit which can withstand high pressure, otherwise their bodies would be crashed। आपने देखा है कि जो मतलब समुद्र में जो जाते हैं नीचे नीचे एकदम जाते हैं गहराई में, वो लोग कैसे इतनी आसानी से चले जाते हैं, क्योंकि वो उनके पास एक डिज़ाइनर सूट होता है। डिज़ाइनर मतलब फैशनेबल सूट नहीं होता है ना, वो ऐसा सूट बनाया जाता है जिससे उनकी बॉडी का प्रेशर जो होगा वो कम एग्जर्ट होगा, जिसके वजह से वो लोग किसी चीज़ से जो है क्रैश नहीं हो जाएंगे। पता चला कि उधर उधर लड़ रहे हैं फिर,
है ना। तो इट्स अ प्रेशर ड्यू टू लिक्विड इंक्रीज, ठीक है। तो जो प्रेशर है लिक्विड का ना लगे उनकी बॉडी पर, इसीलिए जो सी ड्राइवर्स होते हैं वो एक स्पेशली डिज़ाइनड सूट को पहनते हैं, जिसके वजह से जो है क्या होता है कि उनका हाई प्रेशर जो होता है वो बॉडी का वुड भी क्रैश कर सकता है, मतलब उनकी बॉडी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है उसमें कि वो क्रैश कर सकता है। इसी वजह से वो लोग हाई डिज़ाइनर सूट पहन के जाते हैं, जो कि उनको इस चीज़ से बचाए रखता है। दूसरी चीज़ है कि जो सबमरीन होती हैं, सबमरीन पनडुब्बियाँ जानते हो आप लोग, वो बहुत हार्ड थिक मेटल की बनाई जाती हैं, शीट की बनाई जाती हैं। क्यों? ताकि वो गहराई इसके पानी के, जो आप लोग पानी की गहराई को समझ सकते हो नहीं, जो प्रेशर है पानी का उसको आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस प्रेशर से, उस पानी के प्रेशर से वो ख़राब ना हो जाए, सबमरीन डूब ना जाए, इसी वजह से उसका जो नीचे का बेल्ट होता है बहुत ही हार्ड मेटल से बनाया जाता है, बॉडी थिक मेटल की शीट से बनाया जाता है, अंडरस्टैंड। तो ये भी एग्जाम्पल है लिक्विड प्रेशर का। थर्ड पॉइंट है हमारा कि व्हेन डीप सी फिशेस कैपेबल ऑफ बियरिंग वेरी हाई प्रेशर आर बाउट अप टू सरफेस ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर देयर बॉडी बर्स्ट। बहुत समुद्र के अंदर बहुत सारी ऐसी मछलियाँ हैं जो है सांस लेने के लिए, यानी कि प्रेशर को अपने कम करने के लिए बहुत हाई प्रेशर उनके अंदर होता है, बहुत हाई प्रेशर से वो सरफेस पर आती हैं, और इतने ज़्यादा हाई प्रेशर से सरफेस पे आती हैं कि उनकी बॉडी बर्स्ट हो सकती है, फट सकती है उनकी बॉडी। तो जब ये वो फिशेस आती हैं, ठीक है, बेरिंग वेरी हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर से आती हैं, तो उनकी बॉडी के प्रेशर को मेंटेन कौन करता है? इनका जो रेगुलेट करता है टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है, पता है आपको? इनके अंदर एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनकी गिल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये सांस लेती हैं, जो उनके प्रेशर को कम करता है, नहीं तो इनकी बॉडी ब्रस्ट कर सकती है, फट सकती है, ठीक है। तो जब भी डीप सी फिशेस आप लोग देखोगे गहराई में, वो आती हैं आसानी से हाई प्रेशर के लिए, इसलिए आती हैं क्योंकि इनकी पानी की बॉडी, क्योंकि इनका जो है पानी के अंदर इनकी बॉडी फट सकती है अगर ऐसा वो ना करें, अगर वो इतनी सरफेस, इतने प्रेशर से ऊपर ना आए। फिर है हमारा जितने भी हाइड्रोलिक मशीन देखते हो, ठीक है, वो सब भी पास्कल के लॉ पर ही काम करती हैं, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स, ये सारी जो है आप लोग एग्जांपल इसका ले सकते हो, है ना। वॉल ऑफ डैम आपने देखा है, जब आप लोग गए होंगे कहीं वाटरफॉल में या फिर डैम्स वगैरह में, आपने देखे होंगे, बहुत सारे अपने गांव वगैरह में देखे होंगे डैम्स, है ना। तो उसकी जो दीवारें हैं बहुत मोटी मोटी क्यों बनाई जाती हैं, बहुत नीचे से बॉटम इतना मोटा क्यों रखा जाता है? क्योंकि पानी का प्रेशर उस पर ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर पड़ने से पानी का वो जो है वो फट सकती हैं उसकी दीवारें, और वो डिप्थ में जा सकती हैं, ठीक है। तो ये था भाई पास्कल का लॉ, और पास्कल के लॉ के अनुसार जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं, और उसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल हैं जो आप लोग को खुद से सॉल्व करने हैं, और अगर नहीं आएगा कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है बेटा, कुछ भी नहीं करना है, नथिंग, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करना है, और जो न्यूमेरिकल है वो तो बुक का जो न्यूमेरिकल है वो तो मैं करवाऊँगी, ठीक है। सो इतना आप लोग कर लीजिएगा, और यहाँ तक की रखते हैं वीडियो को, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग आर्किमिडीज का प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, और जो भी टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।